शुभारंभ। कहा, स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास, आपसी विश्वास और गांव के विकास को नई गति देने वाली। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी किए प्रदान। प्रधानमंत्री ने इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांव तक न पहुंचने देने और गांव में टीकाकरण के लिए पंचायतों से सहयोग का किया आह्वान। कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से किया गया शुरू, जिससे कोई भी परिवार न सोए भूखा। जस्टिस एनवी रमन बने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमन को देश के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य निर्बाध तरीके से जारी। वाराणसी, लखनऊ, नागपुर और नासिक पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,46,000 से अधिक नए मामले दर्ज। 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। विभिन्न राज्यों में जारी लॉकडाउन का दिखा असर। 13 करोड़ 83 लाख से अधिक का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से 3 महीने के लिए छूट दी जाएगी। कोविड वैक्सीन को भी आयात पर बेसिक सीमा शुल्क के भी 3 महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से छूट दी जाएगी, जिससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के साथ ही कोविड वैक्सीन भी सस्ते होंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल की जाए, तत्काल पहुंचे, साथ ही साथ बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। और पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री खुद लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और मीटिंग करने के साथ साथ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा अब आने वाले समय में? देखिए, बहुत निश्चित तौर पर बहुत फर्क पड़ेगा और बड़ा भरोसा जगता है इस तरह के अगर कदम उठाए जाते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से पीएम मोदी रोज सीरीज ऑफ मीटिंग्स कर रहे हैं। पूरी स्थिति से किस तरह से निकला जा सकता है, इस चुनौती का कैसे सामना किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, मरीजों के लिए और भी सहूलियतें कैसे बढ़ाई जा सकती है। और ऑक्सीजन के लिए अगर खास तौर से अगर बात की जाए तो ये बीते कुछ दिनों में ये 5वीं बैठक होगी। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल, ये लगातार मीटिंग्स उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, तो साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई चीजों की समीक्षा करने के लिए उन्होंने बुलाई है। निश्चित तौर पर आज जो ये फैसला लिया गया है, खासतौर से इम्पोर्ट जो कस्टम ड्यूटी है और हेल्थ सेस हटाने का, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो तमाम प्रोडक्ट्स है, चाहे मेडिकल ऑक्सीजन हो, जो ऑक्सीजन कंटेनर हो, कंसंट्रेटर हो, या और भी उपकरण जो ऑक्सीजन के लिए मास्क की जरूरत होती है, वेंटिलेशन के लिए कैनुला की जरूरत होती है, वो तमाम चीजों पर ये जो सेस हटाने से, ये कस्टम ड्यूटी हटाने से निश्चित तौर पर आपने जिक्र किया, ये सस्ता तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा संख्या में अभी जो इस वक्त जरूरत है वो आयातित किया जा सका। इसके लिए खास तौर से एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो हटा दिया गया, लेकिन कस्टम क्लियरेंस में भी कई बार समय लगता है, तो तेजी से उसका कस्टम क्लियरेंस भी हो सके, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है। लेकिन साथ ही साथ जो वैक्सीन पर जो कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, तो एक दूरगामी फैसला होगा। और देश के भीतर तो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो ही रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो विदेशों में जो अच्छे वैक्सीन है, जिसको
सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिली है, वो वैक्सीन भी देश में पहुंच सकेंगे और सस्ती दर पर पहुंच सकेंगे। तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं केंद्र की तरफ से ये बड़ा फैसला है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आज ही हम जानते हैं नदीम की वायुसेना का एक परिवहन विमान वो गया था सिंगापुर के चांगी जी एयरपोर्ट से वो क्रायोजेनिक टैंकर्स लेकर अभी रास्ते में वो लौट रहा है एयरबेस पर। खाली जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उनकी फेरी जो एक तरह से वायुसेना के विमान कर रहे हैं। तो हर वो उपाय जर्मनी से जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स है वो आयातित किया जा रहा है। तो हर वो उपाय जिसके जरिए ऑक्सीजन की उपलब्धता आपूर्ति तेजी से की जा सके उसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जी प्रधानमंत्री जो ये कदम उठा रहे हैं और लगातार जो वो एक तरह से खुद बारीकी से एक एक चीज की जो निगरानी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से देश के भीतर जरूर भरोसा जगा है कि सब मिलकर अपने संगठित प्रयास से स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल नदीम? सुधाकर, इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा प्रभावी जो कोरोना से राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उस बैठक के बाद लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी चाहे राज्य सरकारें हों और इसके अलावा जो ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली संस्थाएं हैं या संगठन हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री लगातार बैठकें की हैं। तो कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन को लेकर एक समस्या देखी जा रही थी, लोगों में ये लग रहा था कि कई जगह से शिकायतें मिल रही थी, तो अब आने वाले समय में हालात बेहतर होंगे और कोविड से जो लड़ाई है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब हुआ ये है कि अचानक से ऑक्सीजन की मांग पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसके चलते खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो इस तरह से मांग ज्यादा तेजी से बढ़ने की वजह से देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमको पता है कि जो इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन जाता था उसको भी सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ मोड़ दिया है। एक तरह से उसके लिए फैसला भी लिया गया और तमाम इंडस्ट्रियल हाउसेस भी अपने प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। कई राज्यों को वो मुफ्त में ही सप्लाई कर रहे हैं। आईओसीएल हो, इफ्को जैसी कंपनियां भी अपने यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। अब सप्लाई करने के लिए और भी ज्यादा तैयार है। मुख्य समस्या जो आ रही थी वो लॉजिस्टिक्स की आ रही थी। ऑक्सीजन के प्लांट से तेजी से जहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना है वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए काफी एक तरह से कहते हैं प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर राज्यों की भी जिम्मेदारी है जी कि वो ऑक्सीजन टैंकर्स के जरिए पहुंचा सके। केंद्र ने ऑक्सीजन की उपलब्धता कर दी है, लेकिन टैंकर्स की थोड़ी व्यवस्था राज्य भी देखे, केंद्र भी राज्यों की मदद करे और निश्चित तौर पर मिलजुल कर केंद्र राज्य के प्रयासों से इस स्थिति से निकला जा सकता। जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त है केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री ने उसके लिए निर्देश दिया है कि एक एक जान बचाने की कोशिश की जाए, उस पर जोर होना चाहिए। लोगों को और अतिरिक्त बेड्स की अगर जरूरत है उसको उपलब्ध कराया जाए। जी हमने देखा कि कई गुजरात में कल ही जो 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर जिसमें से ज्यादातर आईसीयू बेड्स है उसको स्थापित किया गया है। दिल्ली में कल या परसों से 500 बेड का जो आईटीबीपी द्वारा संचालित ऑक्सीजन बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर शुरू हो जाएगा। डीआरडीओ के अस्पताल में दिल्ली में 250 बेड की क्षमता थी आईसीयू बेड की, वो आज शाम से बढ़कर जी 500 बेड की क्षमता हो जाएगी। केंद्र के अस्पतालों में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, करीब 4000 से ज्यादा कर दी गई है, जिसमें आईसीयू बेड्स भी बढ़ाए गए हैं। तो वो जो तमाम उपाय जो जरूरी हैं वो उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर और भी ज्यादा समन्वित प्रयास की जरूरत है। अगर जी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, लॉजिस्टिक्स और बढ़ाने की जरूरत है, तो वो फौरी तौर पर कदम उठाया जा रहा है और पीएम मोदी खुद हर स्थिति की निगरानी भी कर रहे हैं। उनके निर्देश पर कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इससे देश के भीतर कहीं अगर कुछ राज्यों में पैनिक की स्थिति बनी है, लोगों को चिंता हुई, तो उन चिंताओं को दूर करने जी में और भी ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, मरीजों तक और भी सहूलियत पहुंचाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सुधाकर, तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की जो कमी थी या जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी उनको दूर किया जाए और तत्काल तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। और साथ ही साथ जो एक बड़ा फैसला किया है कोविड वैक्सीन को देश के अंदर उसमें उसको लाने के लिए जो सीमा शुल्क है उसको 3 महीने के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि कोविड की जो लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो लोगों को सुविधा देने की बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे बेड की संख्या के तौर पर हो या ऑक्सीजन की सप्लाई के तौर पर हो, वो लोगों को राहत मिले। सुधाकर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रही है और सभी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सरकार ने देश के हर गरीब के लिए मई और जून महीने में मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने पंचायतों से इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांवों तक नहीं पहुंचने की चुनौती को दोहराया और साथ ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में अपना योगदान देने को भी कहा है। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज इस अवसर पर 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड मिला है। 24 अप्रैल 2020 को हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक थे। उस समय आपके नेतृत्व में आपके करकमलों से स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था और आज 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड आपके करकमलों से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होने वाला है। तो कुल मिला के 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों को ये मालिकाना हक का कार्ड प्राप्त होगा। और बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जस्टिस एन.वी. रमन ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस
नूतल पार्टी वेंकटरमण को शपथ दिलाई। 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ने तत्कालीन सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए जस्टिस एनवी रमन को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। बतौर जज जस्टिस रमन की पहली नियुक्ति साल 2000 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर हुई थी। वो 2013 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2013 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और फरवरी 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस रमन का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक किसान परिवार में हुआ और बतौर वकील उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के बाद जस्टिस रमन की सिविल क्रिमिनल सर्विस केस और राज्यों के बीच नदियों के बंटवारे से जुड़े कानूनों में विशेषज्ञता हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में चर्चित मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर रोक के खिलाफ याचिकाओं पर उन्होंने सुनवाई की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और 4G सेवाओं पर रोक, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में राजनीतिक संकट पर भी उन्होंने सुनवाई की। जस्टिस रमन लगभग 16 महीने सीजेआई के पद पर रहेंगे और 26 अगस्त 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त होगा। और यहां वक्त है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। देश में कोरोना से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव, डीआरडीओ के अध्यक्ष, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल हुए। देश में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति करने का जिम्मा भारतीय वायुसेना ले चुकी है और ऑक्सीजन टैंकरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। इसके अलावा विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लेने का काम वायुसेना के विमान कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य निरंतर जारी है। बोकारो लखनऊ के बीच दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी में भी ऑक्सीजन आवश्यकता की आपूर्ति की गई। इससे वाराणसी में कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार करवाई जा रही है। दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल ने आज सुबह ऑक्सीजन की कमी को लेकर SOS जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने ऑक्सीजन का एक टैंकर भिजवाया है। बत्रा अस्पताल के डॉक्टर SCL गुप्ता ने बताया कि हमें दिल्ली सरकार ने आधा टन ऑक्सीजन मुहैया कराया है, लेकिन वो भी लगभग 1 घंटे ही चलेगा। उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी। हमारी रोज की जरूरत 8000 लीटर है। हमारे अस्पताल में 350 मरीज भर्ती हैं। इसी तरह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बचा था। यहां उपयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन लो फ्लो वाली है। यहां भी मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई। वहीं दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर था। यहां भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल की गई है। यहां कोरोना के 215 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से कई ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं।
बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से लखनऊ में मरीजों को मदद मिलेगी। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार शाम 8:10 पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ विशाखापट्टनम से नागपुर स्टेशन पहुंची। इनमें से 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए और शेष महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर उतारे जाएंगे। रविवार सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नासिक रोड स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 4 टैंकर के साथ विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नासिक पहुंची है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से नासिक में मरीजों को मदद मिलेगी। नासिक के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक मंगवा रही है। कल हिंडन एयरबेस से वायुसेना का एक C-17 विमान आज सुबह सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों को लेकर वायुसेना का विमान आज शाम तक पानागढ़ पहुंचेगा। देश के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना के विमान लगातार जुटे हुए हैं। पुणे से वायुसेना का एक C-17 विमान तरल ऑक्सीजन के 2 खाली कंटेनर ट्रकों को लेकर जामनगर पहुंचा। वायुसेना का विमान आज सुबह हिंडन एयरबेस से पुणे पहुंचा था। और देश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 66,836 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इसी अवधि में 74,045 लोग ठीक हुए हैं और 773 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 41,81,576 हो गए हैं। इनमें से 34,04,792 मरीज ठीक हुए हैं और 63,252 की जान गई है। राज्य में अब कोरोना के 6,91,851 सक्रिय मामले हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,331 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना मामलों की संख्या 9,80,679 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 348 मौतें हुई हैं, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 13,541 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में 23,572 मरीज ठीक होने के बाद अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,75,109 हो चुकी है। और वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। दिल्ली और एनसीआर में कोरोना की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के भाटी में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेंटर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को कल से खोलने की तैयारियां जारी हैं, जिसमें 500 बेड पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। हमारे संवाददाता रवि धीमान ने इसका जायजा लिया। एनसीआर में कोविड का दंश झेल रहे नागरिकों के लिए ये जो दृश्य हैं कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लेकर आएंगे। दिल्ली में भाटी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेंटर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में को खोलने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 500 बेड पहले दौर में खोले जाएंगे और उन 500 बेड में लगभग सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं आरएसएसबी के, वो और सिविल डिफेंस के लोग लगातार तैयारियों में जुटे हैं ताकि ये सेंटर जल्द से जल्द खोल लिया जाए। कहीं ना कहीं दिल्ली में कोविड की जो मार है उससे जो तमाम नागरिक हैं, आम आदमी हैं, वो काफ़ी हताश हैं और लगातार बेड को लेकर पूरे दिल्ली में कहीं ना कहीं जद्दोजहद की स्थिति है। लगातार लोग इस कोशिश में लगे हैं कि उनके परिजनों को जो बीमार हैं उनको कहीं ना कहीं बेड मिल जाए, ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था हो जाए। जो ये तमाम जद्दोजहद है इसमें काफ़ी इस वक्त राहत मिलेगी दिल्ली के प्रशासन को, दिल्ली के लोगों को। 500 बेड संचालन करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर करीब 350 कंसंट्रेटर्स हैं और करीब 150 सिलेंडर हैं।
यानी 500 के 500 बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है। एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। यहाँ पर जो एसी का प्लांट है वो भी लगा दिया गया है और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं और जो पूरा प्रशासन है उसकी व्यवस्था आईटीबीपी करेगी। आईटीबीपी के जिम्मे होगा पूरा का पूरा कोविड केयर सेंटर और इसके साथ ही डॉक्टर्स की व्यवस्था और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की व्यवस्था, कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं तमाम बेड की किल्लत से जूझ रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी। कल इसका काम शुरू हो जाएगा तो दिल्ली के अस्पतालों पर जो लगातार बोझ बढ़ रहा है, मरीजों का लगातार वहाँ पर तांता लगा हुआ है, उसमें कुछ कमी ये 500 बेड ज़रूर लाने में कामयाब होंगे। रवि धीमान, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुबलाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। के बीच केरल में सप्ताहांत में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया था। इस दौरान राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू की गई है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी यात्रा की इजाजत है। शादी समारोह के लिए इंडोर में 75 और आउटडोर में 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तिरुवनंतपुरम और कोच्चि सहित सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती देखी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।